सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सिराज आरजू। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हाल में हिंदुस्तान भर में 7000 किलोमीटर सरजमीन पर 12 दिनों के अंदर बाइक पर सफ़र मुकम्मल किया। एक रोमांचक राइड जिसे कहेंगे हम, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत दिनों से तैयारी की थी और एक अच्छे तौर से उन्होंने ये सफ़र मुकम्मल किया। डॉक्टर इलियास खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं सरकार एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं थोड़ा परिचय के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब को परिचय की ज़रूरत नहीं है या वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो नए दर्शक है या बाहर के जो दर्शक और हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि डॉक्टर इलियास खान साहब ग्लोबल हॉस्पिटल बीड़ में जो मौजूद है उसके डायरेक्टर हैं। साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो चाइल्ड केयर यूनिट है ICU का, उसके जो है तो इंचार्ज हैं। और CNS फिटनेस सेंटर जो बीड़ ज़िले में ही नहीं बल्कि मराठवाड़े के टॉप मोस्ट फिटनेस सेंटर में जिसे माना जाता है, जिसका एक अपना नाम है, जिसकी अपनी पहचान है, उसके डायरेक्टर हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जो सफ़र उन्होंने अभी अभी मुकम्मल किया है, उस सफ़र के ताल्लुक से हम आज इस इंटरव्यू में उनसे जानेंगे। सरकार एक्सप्रेस के दर्शकों को हम ये यहाँ पर इस मौके पर कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बीड़ ज़िले की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है, एक जाने माने डॉक्टर है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर बहुत ज़माने से उनका नाम लिया जाता है, लेकिन एक डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने अपने कई हॉबीज़ को परवान चढ़ाया, जिसमें से एक फिटनेस सेंटर जिसे कहेंगे हम, फिटनेस के ताल्लुक से। इसी के साथ राइडिंग का शौक़ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रखते हैं और उसे रोज़ाना अपने अमल में भी लेके आते हैं। इसी के चलते डॉक्टर साहब ने 12 दिनों में 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करने का इरादा किया और उसमें बहुत अच्छे से कामयाब हुए। हम अब यहाँ पर उनके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब कहाँ से शुरू किए और किस तरह पहला दिन रहा आपका इस सफ़र का? जी, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं या करते हैं कि भाई हम कन्याकुमारी से कश्मीर या पूरे भारत का सफ़र अपने मुकाम से ना करते हुए कन्याकुमारी से शुरू करें, लेकिन हमने बाइक पे बैठे ही हमारे मुकाम बीड़ से, महाराष्ट्र से हमने ये राइड की शुरुआत की। आमतौर पे लोग गाड़ियाँ किसी लोडिंग गाड़ी में डाल के आगे भेज देते हैं और फिर वहाँ पहुँच के कन्याकुमारी से शुरू करते हैं, लेकिन हमने हमारी राइड की शुरुआत हमारे घर शहर बीड़ से ही शुरू की और ख़त्म भी वहीं किए बाइक चलाते हुए। 18 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 पौने 6 के लगभग हमने ये हमारे राइड की शुरुआत बीड़ शहर में मेरे जिम CNS फिटनेस के पास से हमने शुरू की। जी, पहला दिन हमारा चैलेंजिंग था, लेकिन चूंकि जोश व खरोश बहुत ज़्यादा था कि हमको पूरे इंडिया का टूर करना है बाइक पर, तो पहले ही दिन हमने लगभग 850 किलोमीटर बीड़ से बेंगलोर ये सुबह 5:30 पौने 6 को शुरू किए और शाम में लगभग 12.5 घंटे के बाद लोग हमारे दोस्त देखकर हैरान थे कि हम लगभग 12-12.5 घंटे के आसपास ही हम बेंगलोर में पहुंच चुके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला दिन का सफ़र बीड़ से बेंगलोर बहुत ही मज़ेदार, उत्साह और जोश के साथ और बड़ा मज़ेदार रहा। और एक बार बेंगलोर हम पहुंच गए, जब हमने ये देखा कि 850 किलोमीटर हम एक दिन में कर सकते हैं, मैं मेरे दोस्त, तो आगे की अब मंजिल हमारी इतना मुश्किल इसमें पेश नहीं आएगी। जी, रास्ते से जब यहाँ से निकले हैं आप बेंगलोर के लिए या बेंगलोर से आगे, तो आपके लिए रास्ते में क्या दुश्वारियां हैं आपको? रास्ते में सिर्फ हमको तो वैसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, सिर्फ कुछ रास्ता ही थोड़ा ख़राब था। 850 किलोमीटर में लगभग 150 किलोमीटर का ही एक रोड ख़राब होना, पहले दिन वही एक चीज़ मुश्किल थी। और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, बेंगलोर के आसपास में गर्मी ज़्यादा महसूस हुई, जिससे जितनी गर्मी महसूस होती है उतना बाइक चलाने में दिक्कत पैदा होती है। 2 दुश्वारियाँ थी। तीसरी बात ये थी कि घर छोड़े हैं इतने दिन के लिए, तो थोड़ा सा फैमिली को आदमी कोई भी मिस करता है कि अब भाई हम 10-12 दिन या 15 दिन घर से दूर जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ हम लोगों का रहन सहन करीब करीब मिलता जुलता है, लेकिन जैसे कर्नाटक से साउथ की ओर जाते हैं हम ज़्यादा, तो क्या चेंजेस आपको महसूस हुए खाने में, लोगों के रहन सहन में, बात में, या आपके साथ लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज महसूस किया आपने? पहली बात तो हम जहाँ भी जाते साउथ में, हमारी गाड़ियाँ, जब लगभग मेरी गाड़ी 800 सीसी की सुपर बाइक तकरीबन 10-11 लाख की है, मेरे दोस्त उनकी भी काफ़ी हेवी बाइक हार्ली डेविडसन, वो देखकर पहले तो लोग जमा हो जाते हैं। जमा होकर पहले उनकी ज़बान में सवाल पूछना शुरू करते हैं कि भाई ये गाड़ी कौन सी है, कितने लाख की है,
क्या एवरेज देती है और क्या इसका माइलेज है और आप कहाँ से हैं, ये सवालात हर कोई पहले तो अपनी मुकामी ज़बान में पूछने की कोशिश करता, फिर हम बोलते हिंदी या इंग्लिश जी। तो उसके बाद ये 4-5 सवाल है जो हम हर जगह हमको साउथ में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसके जवाब हमको देना पड़ते, जहाँ भी हम स्टॉप लेते। लोग साउथ में काफ़ी नरम दिल और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, हमको देखकर बाइक और हमारी जो किट है, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स और हमारे शूज़ देखकर थोड़ा सा उनके कुछ थोड़ा उनमें अजीब सी बेचैनी रहती। खाने का हमने पूरा मज़ा लिया। हम जहाँ भी पहुँचते हम लोकल फूड पहले प्रेफर करते हैं कि लोकल फूड वहाँ का कैसा है, क्योंकि हमारा राइड के साथ साथ कुछ जगह एक्सप्लोर करने के लिए वक्त तो कम था, लेकिन हम खाने का मज़ा तो ले सकते हैं। हमने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये तीनों चारों स्टेट्स में खाने का हमने भरपूर मज़ा लिया। लोग हर जगह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी किसी ने कोई ऐसी तकलीफ देने की कोई कोशिश नहीं की, सभी जगह लोग बड़े मोहब्बती में। जी डॉक्टर साहब, यही तो बात है कि इंडिया हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है कि एक देश होने के बावजूद कई मज़हब, कई धर्म, कई ज़बानें, कई किस्म के लोग यहाँ पर है, कई किस्म के कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं, लेकिन हम सब अंदर से हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आप बता रहे थे खाने के ताल्लुक से, तो आपने बताया हम लोग भी जब आप दौरान सफ़र थे तो आपको फॉलो कर रहे थे सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह के माध्यम से, तो हमने भी वो डिशेस देखी है जो आपने लोकल डिशेस आप उससे जिससे फ़ायदा उठाए कहा जा सकता है। तो मैं ये चाहूँगा, ठीक है खाने का समझ में आया, लेकिन आप इतना लंबा राइड कर रहे थे तो पानी की क्या इंतज़ाम रहा, क्या व्यवस्था की थी आपने? जी, हम लोग बाइक के ऊपर मेरे दोस्त जो मेरे साथ में थे डॉक्टर तुषार, उनके बाइक पे लगेज रैक लगी है, उसमें पानी की बोतल रखकर वो जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो, और साथ में हमने एक पानी का कैमल बैग जिसको कहते हैं, अक्सर टूरिस्ट या एडवेंचर राइड या बाइक राइड करने वाले कैमल बैग, वाटर बैग ये इस्तेमाल करते हैं, हम उसका भी इस्तेमाल कर रहे थे। और पानी की दिक्कत सिर्फ साउथ के इलाके में थोड़ी सी गर्मी होने की वजह से महसूस हुई, बाकी जैसे जैसा हम हाफ दी इंडिया क्रॉस किए तो सब जगह ठंडी का मौसम था, तो इतनी दुश्वारी पानी के ताल्लुक से नहीं आई। हाँ, हमने खाने का भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मज़ा लिया। जी, मैं साथ में ये जानना चाहूँगा कि आपने बेंगलोर तक की बात बताई रास्ते वगैरह को लेकर, बेंगलोर से आगे कन्याकुमारी है या कन्याकुमारी से आपका रूट किस जानिब रहा और रास्ते कैसे रहे आपके लिए? जी, बेंगलोर के बाद कन्याकुमारी लगभग 670 या 700 किलोमीटर्स का रूट था। शुरुआत में ट्रैफिक, बेंगलोर को क्रॉस करना हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान में बेंगलोर एक ऐसा शहर है जिससे अगर आपको शहर में दाखिल होना है बाहर से या शहर से बाहर निकलना है तो लगभग 2 घंटे मिनिमम आपको टाइम लगता है। बेंगलोर की ट्रैफिक, ये सब में बड़ी दुश्वारी एक वहाँ नज़र आई बेंगलोर से निकलते वक्त जी। और बेंगलोर से कन्याकुमारी रास्ता बड़ा खूबसूरत है, नारियल के पेड़, सब तरफ ग्रीनरी और पानी वगैरह देखने मिला। तो शुरुआत में ट्रैफिक से जहां हम थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन जैसे ही एक बार हाईवे पर लगे तो साउथ के रास्तों का मज़ा लूटते हुए हम कन्याकुमारी लगभग शाम के वक्त कन्याकुमारी के करीब पहुंचे और रात तक हम कन्याकुमारी में मौजूद थे। कन्याकुमारी के लिए सबको एक क्रेज़ होता है, हम जानते हैं, तकरीबन लोगों ने तस्वीर में देखा है, जो लोग वहाँ तक गए होंगे उन्होंने डायरेक्टली सामने से देख सके हैं कन्याकुमारी में जो सीन है लास्ट का। आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप कन्याकुमारी के यानी भारत के लास्ट पॉइंट पर, ज़मीन के लास्ट पॉइंट पर खड़े होकर जब समंदर को देखा आपने, एक जानिब समंदर है, एक जानिब भारत का आखिरी कोना है, भारत है, आप आखिरी कोने पर खड़े, तो क्या फील किया आपने मुल्क को लेके, या उस वक्त क्या सिचुएशन थी? जी, कन्याकुमारी का जो आखिरी कोना है वो तो हम सोचे थे कि रात हम देर पहुंचे तो थकान की वजह से अंधेरा हो चुका था, लेकिन सुबह जैसी ही आंख खुली, हम ब्रश करते ही पहले शुरू हम समंदर के किनारे पहुंच चुके। वहाँ पर समंदर और हिंदुस्तान का आखिरी कोना देखकर एक अलग ही तरह की एक फीलिंग आती है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा स्टैचू है जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ सुबह सुबह ही गर्दी उमड़ चुकी थी। और कन्याकुमारी का और हिंदुस्तान का आखिरी कोना पानी से देखने का एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही मज़ा है।
और उसके बाद बेचैनी शुरू हो गई कि अब हम हिंदुस्तान का दूसरा कोना जहाँ पे बर्फ़ मौजूद रहती है, मनाली या कश्मीर, हम जल्द से जल्द वहाँ अब हम कैसे पहुँचे। कन्याकुमारी बहुत ही खूबसूरत जगह है, मौसम भी बहुत बढ़िया था। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने वहाँ आपकी ख्वाहिश हुई, किस तरह दूसरे छोर को दूसरे किनारे तक आप पहुँच सके। कन्याकुमारी से रूट कैसा रहा, किन किन इलाकों से होते गुजरे आप? जी, कन्याकुमारी हम एक दिन हमने रुकने का वहाँ पे प्लान किया था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए या फिर और कोरोना की सिचुएशन की वजह से हम वहाँ से लगभग 11-12 बजे के आसपास हम कन्याकुमारी से आगे के लिए निकल पड़े। कन्याकुमारी के बाद हमारा जो अगला जो डेस्टिनेशन था कि वापस हम बेंगलोर को क्रॉस करते हुए हैदराबाद की तरफ जाएं। मेरे दोस्त साथी डॉक्टर तुषार पिंपड़े की बहुत दिली ख्वाहिश थी कि वो मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल जाकर देखें। हमने ये इरादा किया कि ठीक है, हम मदुराई में कुछ देर रुकेंगे, और मेरे दोस्त तुषार और रोहित जो कार में थे मेरे साथ, वो मदुराई हमने लगभग 2 से 3 घंटे में ही पहुंच गए। और वहां जाकर इन लोगों ने मीनाक्षी मंदिर में अंदर जाकर दर्शन लिए, वहां कुछ ख़रीदारी भी किया, और उसके बाद हमने अगले तरफ, हमारे मंजिल की तरफ हमने जब राइड किया तो करूर नाम का तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट था अगला, हमने वहां पर एक स्टॉप लिया और होटल करूर रेसिडेंसी में हमने वहां ख़याम किया। वो भी एक अच्छा मुकाम रहा करूर। जी, लेकिन जब साउथ से नॉर्थ में चले गए आप, नॉर्थ इंडिया में, वहाँ जाने के बाद मौसम चेंज हुआ थोड़ा सा। यहाँ पर बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका था, सर्दी का मौसम है, और वहाँ पर जाने के बाद सर्दी से थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड बर्फ़ का सामना करना पड़ा आपको। हमने तस्वीर में देखा है कि आप एकदम बर्फ़ से लदी पहाड़े हैं चादरों की तरह, उसके ऊपर बर्फ़ लदा हुआ है, और आप उनके दरमियान जो है तो बर्फ़ लाइव जो है तो गिर रहा है। आप वहाँ पर थे, तो उस दौरान कैसा, क्या मज़ा आया या क्या फील किया आपने? कन्याकुमारी और बेंगलोर में तो मौसम गर्म था, लेकिन जैसे ही हम कन्याकुमारी छोड़े, बेंगलोर क्रॉस किए, हैदराबाद क्रॉस करते हुए जैसे ही हम नागपुर पहुंचे लगभग चौथे दिन या 4th डे पर, तो नागपुर से ठंडी का एहसास होना शुरू हो गया। फिर हमने जो तैयारी रखी थी कि ठंडी से बचने के लिए जो भी हमारे राइडिंग जैकेट्स हैं, हेलमेट के अंदर कुछ और बैलाक्लेवा है, ग्लव्स हैं, अलग हमारे इनर हैं जो ठंडी से बचने के लिए, वो हमने निकालना और इस्तेमाल करना शुरू किया। जहाँ पर हमको कन्याकुमारी में हल्की सी बादल के बाद बारिश भी मिली, वहीं नागपुर क्रॉस करने के बाद हमको सुबह के वक्त में फॉग और ठंडी काफ़ी ज़्यादा, दिन के वक्त में हल्की सी तपिश या गर्मी महसूस होती। ग्वालियर, नागपुर के बाद हमने ग्वालियर क्रॉस किया, झांसी, आगरा, ग्वालियर इसी के दरमियान में, और उसके बाद चंडीगढ़ के करीब सोनीपत पर हमने अगला स्टॉप लिया। और जैसे ही हमने नागपुर क्रॉस किया, उसके आगे बस टेम्परेचर गिरता गिरता चला गया, और आखिर में ये हमने देखा कि मनाली में तो -10 डिग्री टेम्परेचर था कि हमारे होटल का पानी भी, हम शिकायत कर रहे हैं कि होटल वाले से पानी नहीं आ रहा गर्म। वो बोलता सर आई एम सॉरी कि पानी जम चुका है, आप थोड़ी देर वेट करें, हमने उसका इंतज़ाम किया है और टैप वाटर आप चालू रखें। मनाली में ठंडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसी तकलीफ थे ठंडी नहीं, बल्कि वो राहत वाली और मज़े वाली ठंडी का हमने मज़ा लिया। जी, दुनिया में 7 अजूबा माना जाने वाला ताजमहल, आपने इस दौरान ताजमहल तक पहुंचे, आप वो भी देखा है, तो मैं जानना चाहूँगा, पहली मर्तबा ताजमहल गए या इससे पहले भी आप जा चुके थे? मेरे साथी इससे पहले देख चुके थे, लेकिन मेरा ये पहला मौका था कि मैं ताजमहल देखा, और वाकई में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ताजमहल, और इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है। और इतनी एक्साइटेशन था देखने के बाद कि मैं जितना टाइम वहाँ थे हम, उसमें से तकरीबन वक्त मैं वीडियो कॉल करके मेरे फैमिली के साथ रब्त में था। हमने वहाँ तस्वीरें खींची, वीडियोस निकाले, और बहुत ही अच्छी वहाँ की यादें हमारी है ताजमहल की और आगरा की, जो हम नहीं भूल सकते। साथ ही साथ हमने वहाँ आगरा का मशहूर पेठे का मज़ा लिया, और मार्बल की बनी हुई चीज़ों की भी कुछ शॉपिंग की, और बहुत अच्छा मुकाम हमको आगरा ये महसूस हुआ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पूरे सफ़र में आपके 12 दिनों में
हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा आप देख चुके हैं अपने राइड के दौरान। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस दौरान आपको? सबसे खूबसूरत चीज़ या मज़ा जो आया हमको, वो हमको आया स्नोफॉल। अच्छा। जो ज़िंदगी में पहली बार मैं और मेरे दोस्त तो डॉक्टर तुषार, वो तो 5th टाइम था उनका मनाली आने का। अच्छा। लेकिन पहली बार लाइव स्नोफॉल का मज़ा उन्होंने और मैंने भी लिया। वो एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया मज़ा और फीलिंग थी कि स्नोफॉल, हम जैसी कुल्लू पहुँचे कि कुल्लू पहुँचते ही स्नोफॉल हमको नज़र आई, हमने उसका बहुत मज़ा लिया। और उसके बाद फिर जो बर्फ़ और उसमें खेलना और पूरा बर्फ़ से भरी हुई जो वादी मनाली और रोहतांग है, उसका एक लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस या मज़ा रहा जो हम कभी भूल नहीं सकते। चलिए, अच्छी चीज़ तो हम लोगों ने आपसे जान ली है। मैं चाहूँगा कि इस दौरान कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो या आपको बुरी लगी हो। जी, हम थोड़ा सा हमारा रिटर्न रूट में कोटा हम पहुंच गए, जो कि हमें नहीं पहुंचना था। और कोटा ये हमारे गूगल मैप्स की वजह से हम समझ नहीं पाए। अच्छा। और दूसरी चीज़, कोटा से निकलते वक्त जहां हमने हाईवे का रूट हमें मिलना चाहिए था, हाईवे के बजाय कोटा से उज्जैन जाने के लिए और इंदौर जाने के लिए हम गलती से और गूगल की वजह से सिंगल रोड पे पहुंच चुके। और ऐसे रोड पे पहुंचे कि 120 किलोमीटर आपको निहायत ही छोटा, ट्रैफिक वाला और ख़राब रोड जो तकलीफ देने वाला। बस सफ़र की उतनी ये थी कि वो 110-120 किलोमीटर जो हमको बहुत तकलीफ वाले गुजरे। लेकिन जो हमारे पूरे इंडिया के टूर में नहीं, और उसमें बस हमने थोड़ा सा गूगल पे रिलाई करके, हम हाईवे के बजाय हमने सिंगल रोड की तरफ हम गूगल पे रिलाई करने की वजह से थोड़ा सा हम भटक कर, लेकिन कुछ घंटों बाद हम अपनी मंजिल उज्जैन और इंदौर पहुंच के बैक टू हम फिर आगरा मुंबई हाईवे पे लग के हमारे रूट पर आ गए, जो बहुत ही वो रूट पे लगते ही एक राहत मिली। जी जी, तो माशाल्लाह ये सफ़र तो बहुत कामयाब रहा आपका। डॉक्टर साहब, साथ में आप कई मरतबा देखने में आया कि आप ट्रैकिंग भी करते हैं, हिल्स ट्रैकिंग, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं। तो एक हमारे अंदर एक उत्सुकता है कि इसके आगे कहीं आप पहाड़ चढ़ने का या हिमालय वगैरह का इरादा रखते हैं क्या? जी, पहले तो ऐसा इरादा है कि हिमालय तो काफ़ी दूर है, जिसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में मालशेज घाट की कुछ वादियां हैं जहां ट्रैकिंग के लिए लोग पूना, बॉम्बे और हमारे इलाके से भी जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मालशेज घाट और उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं और महाबलेश्वर के आसपास है, वहां ट्रैकिंग करें। मैं मेरे दोस्तों के साथ और मेरे जिम के बहुत सारे ट्रेनर्स और क्लाइंट्स के साथ हम यूजुअली महीना 2 महीना में बीड़ के आसपास के इलाके, हमारा एक मशहूर देवराई है इलाका, हिवरा पहाड़ी है, मोर दरा है, ये इलाके ऐसे हैं जो महाबलेश्वर के उतने तो नहीं, लेकिन उसके नज़दीक नज़दीक खूबसूरती वाले इलाके हैं, जो हम लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं या वहाँ जाकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। अच्छा, अभी इतना होने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? आपका फौरी तौर पर क्या प्रोजेक्ट है नया? जी, प्रोजेक्ट वैसे बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बात तो छुपी हुई रही उसमें उतनी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, जहां सिराज भाई ने पूछा तो बता दो, एक तो कम से कम वक्त में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कन्याकुमारी से कश्मीर सफ़र बाइक पे किया जाए, और एक तो साथ ही साथ एक ख्वाहिश है कि जैसा हमने हिंदुस्तान का पूरा टूर बाइक पे किया, एक वर्ल्ड टूर जो कि बहुत ही कम राइडर्स इंडिया के किए हैं, वर्ल्ड टूर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, सेहत ने साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड टूर भी बाइक पे इंशाल्लाह मैं करूँगा। जी, साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि हर काम का एक हासिल होता है, कुछ प्रोडक्ट होता है। आपने ये जो राइड की है, ये जो सफ़र किया है, इससे आपने क्या हासिल किया? मुझे हिंदुस्तान का तकरीबन जितने स्टेट्स हैं वो एक मर्तबा देखना थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है और कैसे यहाँ के स्टेट्स हैं या लोग हैं। ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दिया, और मुझे ये मेरा पैशन भी था कि मैं इसको ये पूरा हिंदुस्तान बाइक पे देखूं, वो भी अल्लाह ने उसको कामयाब किया। जी, और साथ में डॉक्टर साहब, आप जो है एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे फिटनेस डायरेक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। नौजवान आपको देखते हैं तो कुछ एक एनर्जी महसूस करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस मौके पर ज़िले के, हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों को कुछ संदेश दें।
मैं नौजवानों को, मेरे भाइयों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो एडिक्शन है या जो लत है, गुटखा, तंबाकू, शराब नोशी या मोबाइल की भी जो एक एडिक्शन है, एक लत है, इससे दूर रहें। अपने आप को फिट और सेहतमंद रखें। फिट अगर कोई भी नौजवान या कोई भी शख्स रहेगा, नौजवान के अगर बूढ़ा आदमी भी अगर फिट रहेगा तो वो अलग अलग किस्म के टास्क या अलग अलग किस्म के एडवेंचर उसके लिए करना आसान है। हर चीज़ और हर सक्सेस के लिए खुद का फिट रहना ज़रूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज करें और बुरी लतों से और एडिक्शन से दूर रहें। ये थे डॉक्टर इलियास खान साहब, जिन्होंने अभी हाल में हिंदुस्तान के 7000 किलोमीटर इस ज़मीन पर सफ़र किया 12 दिनों के अंदर, और एक रोमांचक सफ़र से गुजरे। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। हमारा मुल्क कितना जितना खूबसूरत है, कितने अच्छे लोग हैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक, इसके अर्ज़ व तूल में जितने लोग फैले हुए हैं, क्या खाते हैं, कैसा रहते हैं, इन सब बातों को जानते हुए वो इस सफ़र के दौरान घूमते रहे। जिस तरह उन्होंने आखिर में बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि अपने मुल्क को देखें, करीब से देखें, और एक नज़दीक से देखने के लिए उन्होंने राइड का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल किया, बाइक का, कि वो अपनी आँखों से करीब से इस चीज़ को देख सकें। उन्होंने इतना अच्छा सफ़र मुकम्मल किया, एक नया रिकॉर्ड कायम किया, उसके लिए सरकार एक्सप्रेस की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और आज इस इंटरव्यू के लिए उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।